हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 श्योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे जो कि पवन सीरीज का है पार्ट 1, और इसमें लगभग हम 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप क्लास को शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि समय बहुत ही कम है एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम 22 में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे जो कि अभी पिछले साल हुए थे, फिर 21 में, है ना, फिर 20 में, 19 में, ऐसे करते हुए हम सभी 16 से लेकर 22 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सबको देखेंगे। और आपको पता होगा कि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन हर वर्ष क्या होते हैं, रिपीट होते रहता है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। प्रबंधन की जो मुख्य प्रक्रिया है वो क्या होती है? तो नियोजन करना, बिल्कुल नियोजन करना भी होता है, व्यवस्थित करना, है ना, ये भी है, प्रशासन करना, ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर द सही होगा, उपर्युक्त सभी। तो प्रबंधन की जो मुख्य प्रक्रिया है, नियोजन करना भी है, व्यवस्था करना भी है, प्रशासन करना भी है। तो ये सभी के सभी क्या है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हो गया होगा इसका उत्तर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए अब क्या दिया गया है। विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय का जो बुद्धि का या बौद्धिक जिसे हम कहेंगे प्रयोगशाला क्या होता है, इसमें हमें बताना है। तो क्या होता है, बौद्धिक जो प्रयोगशाला होती है वो क्या होता है, पुस्तकालय। क्या होता है, पुस्तकालय, ठीक है ना। तो विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला क्या होती है, पुस्तकालय होती है। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखें आप। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, ये कथन है। तो कहा जा रहा है कि ये कथन है किसका है? तो जो ये कथन है ना, कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, ये कथन है H.G. वेल्स का। किसका है, इसको आप याद रखेंगे, H.G. वेल्स का। ये 2022 में पूछा गया था, H.G. वेल्स का। अगला मीना मंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मीना मंच का जो उद्देश्य है वो है, मीना मंच क्या है ना, ये महिलाओं की शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना, प्रौढ़ शिक्षा का विकास, इन सभी का, है ना, विकास करना ही मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। तो अगर इस प्रकार हम देखें तो प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, तो इसमें सब के सब सही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। तो चौथे में ऑप्शन द सही होगा। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य ये सभी के सभी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। तो जो भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है वो स्थित है कहाँ पे? प्रयागराज, इलाहाबाद में, ठीक है ना, प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछेगा एग्जाम में कि प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित की गई थी? तो आप कहेंगे प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है ना। अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, मतलब इग्नू जिसको कहते हैं, इग्नू, ये कहाँ स्थित है? तो ये तो सबको पता होगा, है ना। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इग्नू कहते हैं, इग्नू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखें आप। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान करने का प्रमुख अंग इन दिए गए ऑप्शनों में से क्या है? शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा क्या हम समाधान कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन प्रमुख पूछा गया। अधिगम प्रक्रिया भी है, तो इसमें जो मेन होगा वो क्या होगा? निर्णयन प्रक्रिया। क्या होगा? निर्णयन प्रक्रिया जो है ये समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, है ना। तो बात सही हो जाएगा साथ में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। वित्तीय प्रबंधन के साधन, विद्यालय अनुदान, बिल्कुल, TLM ग्रांट, ये भी है, समुदाय मतलब कम्युनिटी से प्राप्त धन, ये भी है। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपर्युक्त सभी। लगभग जिसमें
उपर्युक्त सभी दिया होता है वही ऑप्शन सही होता है। एक प्रकार से ये ट्रिक है, बाकी हम कह नहीं सकते कि यही सब में सही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा, कल के विश्व को कौन चलाता है। कल के विश्व को कौन चलाता है, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य या विद्यालय प्रबंधक। तो बताइए कौन क्या होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, मेन शिक्षक। तो कल के विश्व को कौन चलाता है, तो आप कहेंगे शिक्षक, ठीक है ना। प्रधानाचार्य तो बात की बात है, विद्यार्थी कहाँ होंगे, तो कल के विश्व को कौन चलाता है, तो आप कहेंगे शिक्षक जो है इसमें ऑप्शन सही होगा। अगला, SCERT की स्थापना कब की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है NCERT, एक है SCERT। तो SCERT की जो स्टेट है ना काउंसिल एजुकेशन होता है रिसर्च है ना करके, और एक होता है NCERT नेशनल काउंसिल। तो SCERT की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1981 ईस्वी में। कब हुई थी, 1981 में। कमेंट में आप बताएंगे NCERT की स्थापना कब की गई और NCERT का मुख्यालय कहाँ है, आप बताएंगे कमेंट में ये चीज़। अगला, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है वाराणसी में। एक वर्ड याद रखना, हिंदी संस्थान बोला गया है, राज्य का जो हिंदी संस्थान है ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे वाराणसी मतलब बनारस में। अगला क्वेश्चन, समय सारणी को कहा जाता है। समय सारणी को क्या कहते हैं, विद्यालय की दूसरी घड़ी। विद्यालय की दूसरी घड़ी समय सारणी को कहा जाता है, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए है ना कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। कितने का, एक महिला का। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, आ, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखें आप, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा, क्या करके, ये बताना है हमें। तो आप बताइए क्या सही होना चाहिए, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा, है ना। तो अवलोकन करने का, बिल्कुल अवलोकन करने का, निरीक्षण करके भी होता है ना। बच्चों का इधर निरीक्षण करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो है लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में क्या होगा, गुण का विकास होगा। निष्कर्ष करने का, ये भी है, तो इसमें भी क्या सही होगा, उपर्युक्त सभी का। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा 14 नंबर में। अगला, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये बताना है हमें कि न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है कौन। तो आप इसको याद रखेंगे, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री है ना, ये होता है न्यूपा का अध्यक्ष। न्यूपा जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं। तो विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण है के लिए जो संबंधित योजनाएं जो प्रचलित हैं वो कितनी हैं, तो इसको अभी याद रखेंगे 3 है। कितनी है, 3। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और 2000 देख रहे हो 21 में ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा, दा वाला, ठीक है ना। तो ग्राम शिक्षा समिति में जो गांव में की जो शिक्षा समिति है उसमें जो विद्यालय के छात्र के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में होते हैं, तो कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया। किस बेसिक शिक्षा अंतर्गत अधिनियम के किया गया, तो ये तो सबको याद होगा और याद होना भी चाहिए। 1972 मतलब 1972 का जो अधिनियम आया था बेसिक शिक्षा अधिनियम, इसमें जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का क्या हुआ था, गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक संघ जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं PTA है ना, की बैठक जो पेरेंट्स मीटिंग बोलते हैं है ना, माह के किस दिन कराने का प्रावधान होते हैं। तो ये है शनिवार या फिर रविवार, याद रखेंगे आप, शनिवार के दिन या फिर रविवार को, ठीक है ना, लास्ट वीक के लास्ट दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। हमें बताना श्यामपट्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं इसको याद रखना, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है ना, इसको आप याद ही रखेंगे। तो परिषदीय विद्यालय में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगला 21 नंबर देखें आप, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? मीना मंच में कितने कैसेट हैं ये बताना है। तो इसको भी आप याद ही रखेंगे, है ना, एक प्रकार से रट ही लेंगे। 12 है। कितने हैं? 12 कैसेट्स हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए, है ना, कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है ये बताना है। तो वो होता है पैनल पर्यवेक्षण। इसको याद रखेंगे आप, क्या होता है? पैनल पर्यवेक्षण होता है, ठीक है ना, जो कि विद्यालय की मान्यता के लिए क्या होता है? पर्यवेक्षण किया जाता है। अगला कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष, है ना, के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है ये बताना है ना। कक्षा कक्ष या फिर कक्षा कक्ष के बाहर, कक्षा कक्ष के अंदर मतलब क्लास में या क्लास के बाहर किसी भी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है ये बताना है हमें। तो क्या आवश्यक है इसमें? तो आप कहेंगे इसमें योजना का बनाना। मेन चीज़ तो ये होगा प्लान, है ना, प्लान बनाना, योजना बनाना जो है ये कक्षा कक्ष के अंदर या कक्षा कक्ष के बाहर किसी भी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। कौन? योजना बनाना। पहले हम योजना बनाएंगे तभी तो होगा, आगे कुछ भी करेंगे। अगला 24 नंबर देखिए आप, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। किसका होता है? विकास खंड के, ये बताना है हमें। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो ये होता है, किसका होता है? BRC जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। यहाँ पे जो होते हैं, है ना, स्कूलों के लिए, है ना, क्या होते हैं? सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो क्या होता है? ब्लॉक रेजोनेंस सेंटर, है ना, जिसको कहते हैं शॉर्टकट इंग्लिश में BRC, ठीक है ना, BRC ब्लॉक संसाधन केंद्र। अगला राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये हमें बताना है। तो आप इसको याद रखेंगे 1995, 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी या हुई थी। अगला 26 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? इसको अभी आपने ऊपर पढ़ा था, 22 में पूछा गया, देखो फिर 21 में पूछा गया है। तो बताएं आप क्या सही होगा इसमें, जल्दी से क्या होना चाहिए सही? वाराणसी। आपने पढ़ा ही था ना अभी, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश के लिए? तो आप कहेंगे वाराणसी, ठीक है ना। अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मतलब जिसको कहते हैं डायट, क्या बोलते हैं? डायट, DIET। इसका भी कभी कभी हिंदी में पूरा नाम पूछता है। तो क्या होता है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी, किसके आधार पे हुई थी ये हमें बताना है। तो जो है राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति 1986 आई थी, उसकी अनुशंसा के आधार पर डायट की स्थापना की गई थी, मतलब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य, है ना, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये हमें बताना है। तो ये तो आना चाहिए, कहाँ पे है? इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, उसका नाम बदल के प्रयागराज, ठीक है ना। तो राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। जबकि अगर यहीं पे पूछता हिंदी जो शैक्षिक संस्थान है वो कहाँ है राज्य का, उत्तर प्रदेश का, तो वाराणसी में है। अगला 29 नंबर देखें आप, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मतलब डायट में कितने विभाग होते हैं? डायट में कितने विभाग होते हैं ये बताना है हमें। तो डायट में कितने विभाग होते हैं याद रखना 7, ऑप्शन 7 सही होगा। तो डायट में विभागों की संख्या कितनी होती है? 7। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर है 30, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? SCERT पूछ रहा है। SCERT को हिंदी में कहते हैं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, SCERT, ठीक है ना। इसी का पूरा नाम हिंदी में क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ स्थित है ये बताना है। तो प्रयागराज, आपको पता ही है, इलाहाबाद, है ना, बोर्ड जो है यूपी का, तो प्रयागराज, ठीक है, उसका नाम प्रयागराज है। अगला ये देखो आगे NCERT, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे दिल्ली में। मैंने बताया है आपसे कि इसका कमेंट करके बताएं कब स्थापना हुई थी इसका, NCERT। अगला पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं।
पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं क्या है हमें बताना है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम बिल्कुल, राष्ट्रीय पर्व ये भी है, वृक्षारोपण ये भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी। अभी तक जितने भी ऑप्शन में उपर्युक्त सभी है वही सही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बताया था अधिकतर जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में उपर्युक्त सभी लिखा है लगभग वो सही ही रहता है, उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन डी वाला। 33 देखें आप, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं तो विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर नहीं। तो इसमें क्या होगा, शिक्षक होते हैं, बच्चे और समुदाय, कम्युनिटी होती है, समुदाय। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, शिक्षक होते हैं, बच्चे होते हैं और कम्युनिटी होती है, मतलब कि है ना समुदाय होता है, ठीक है। द नंबर सही होगा 33 में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 34, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, विद्यालय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है ये बताना है। तो प्रधानाध्यापक की बिल्कुल होती है, शिक्षक की भी होती है, बच्चों की भी होती है विद्यालय प्रबंधन में। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी की। तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका इनमें सभी की होती है, उपर्युक्त सभी। अगला 35 नंबर, जिला स्तर है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर्वोच्च अकादमी संस्थान है कौन सी होती है जिला स्तर पर। तो आप कहेंगे क्या होती है, डाइट है ना, क्या होता है, डाइट होता है, डाइट, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें, आ वाला। 35 में क्या सही होगा, आ होगा, मतलब डाइट। अगला 36 नंबर देखें आप, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है 36 नंबर में हमें बताना है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो बताइए इसमें क्या होगा, निर्णय प्रक्रिया। ये पहले भी देखो पढ़े थे, आया था, फिर आया हुआ है। अगला, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, फिर देखो रिपीट हुआ 20 में, लगातार देखो 20 में, 21 में, 22 में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, तो वाराणसी में है। कहाँ पे है राज्य हिंदी संस्थान, तो वाराणसी। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, NIOS की स्थापना कब हुई थी, हमें बताना है NIOS की स्थापना कब हुई थी। तो इसको याद रखेंगे 1989 ईस्वी में, 1989 में NIOS की स्थापना हुई थी। अगला, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया, 39 नंबर का उत्तर बताना है। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया, तो दिसंबर 2005 में। सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, RTI, ठीक है। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया, तो दिसंबर 2005 में। अगला, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में, ठीक है ना। 40 में क्या होगा, प्रयागराज। बाल गणना पंजिका है, बाल गणना जो पंजिका है इसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे विद्यालयी अभिलेख होते हैं सभी के सभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं नहीं तो क्लास काफ़ी लेंदी बन जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 42, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं, याद रखना। कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की नेचुरली जो आपदाएं होती हैं, है ना, जैसे कि भूकंप से है, बाढ़ आना, है ना, ये सभी के सभी, चक्रवात आना। अगला 17 नंबर, समय सारणी से बचत होती है, समय सारणी से किसकी बचत होती है, तो समय सारणी से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अगर समय सारणी के अनुसार हम चलते हैं तो समय के भी और श्रम की भी, है ना, कम से कम मेहनत की भी जरूरत पड़ती है, तो ये सही हो जाएगा। 44 नंबर देखें, साहित्यिक गतिविधि है, 44 नंबर बताना साहित्यिक गतिविधि है निम्नलिखित में से। तो जो साहित्यिक गतिविधि है, नृत्य नहीं, नृत्य थोड़ी ना है, शैक्षिक भ्रमण ये भी नहीं, कहानी लेखन, कहानी जो लेखन है ये साहित्यिक गतिविधि है, बिल्कुल। अगला 45 नंबर, TET है ना, टेट जो कहते हैं शॉर्टकट में, का पूरा नाम क्या है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, योग्यता नहीं होगा, ठीक है ना, टीचर पात्रता परीक्षा होती है जिसको कहते हैं टेट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखें आप, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, फिजिकल जो है इसमें, ये बताना संसाधन कौन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 46 में। तो बताइए क्या होगा इसमें, विद्यालय भवन, ठीक है ना, भौतिक संसाधन के अंतर्गत कौन आएगा, विद्यालय भवन आएगा, ठीक है ना। अगला 47 नंबर देखें आप, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, अगर ध्यान से आप पूरी क्लास देखेंगे तो आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला होती है क्या होती है, पुस्तकालय, क्या होती है, पुस्तकालय होती है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, ये भी देखो, ये 3 बार आ गया। निर्णय प्रक्रिया 48 में सा सही होगा, ठीक है ना। ये देखो 19 में भी आया, 20 में भी आया, और 3 बार अभी तक इस वीडियो में हमने देखा है आया क्वेश्चन। अगला, मानवीय प्रबंधक के घटक हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो कौन कौन होते हैं मानवीय प्रबंधक? शिक्षक, छात्र छात्राएं और कम्युनिटी मतलब समुदाय, ये सभी के सभी मानवीय प्रबंधक के क्या होते हैं? घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, समय सारणी को क्या कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, क्या कहते हैं? विद्यालय की दूसरी घड़ी कहते हैं समय सारणी को, ठीक है ना। अगला, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है, 51 नंबर बताना है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, है ना। जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है, उनका रख रखाव विद्यालय के अभिलेख का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला, कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन 1964 से 46 राष्ट्र निर्माता की संज्ञा इसे किसने दिया? तो ये बताना है किसे दिया गया। तो बताइए क्या होगा? अध्यापक को। किसको? अध्यापकों को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 53। क्या दिया गया है? शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। क्या होता है? शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, ये शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला 54 नंबर, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? प्रयागराज। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, पहले भी देखा था, जिसने पूरा वीडियो देखा होगा तो उसको मिल जाएगा। तो इतना जान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास एग्जाम के लिए रहेगी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगला, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, क्या इसमें से नहीं है पूछा है वर्ड, ये ध्यान देना, नेगेटिव कह दिया है। तो बताइए क्या नहीं होगा इसमें? तो पाठ्य से आगामी क्रियाएं का आयोजन, ये तो होगा। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, ये भी होगा कि नहीं होगा? ये भी होगा। दंड की अधिकता, दंड देना, ये नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये तो से क्लियर ही गलत है। तो अनुशासन के लिए हम दंड नहीं दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखें आप, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? फिर आ गया वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, प्रयागराज। कहाँ पे है? प्रयागराज में, ठीक है ना। अगला, प्रयागराज की वाराणसी 56 में क्या सही होगा? वाराणसी, ठीक है ना। प्रयागराज में नहीं है भैया, हिंदी संस्थान बोला है, हिंदी संस्थान तो वाराणसी में है। प्रयागराज में इसकी पूरी संस्था है CERT की, ठीक है ना। तो बात सही होगा 56 में। 57 नंबर देखो, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो विद्यालय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? ये हमें ऑप्शन में देख के बताना है। तो अगर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रधानाध्यापक की होगी, ठीक है ना। अगला, वैसे तो छात्र छात्राओं की भी होती है, समुदाय की भी होती है, लेकिन इसके अनुसार ऑप्शन के प्रधानाध्यापक इसमें सही होगा। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है, ये बताना है हमें 58 में। तो महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? प्रशासन। क्या होता है? शैक्षिक प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है? प्रशासन। 59 नंबर देखें आप, क्या दिया गया है 59 नंबर में? कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है, जिससे तर्क रीजनिंग की जो होती है पावर बढ़ती है? तो 59 नंबर में बताएं क्या सही होगा? वाद विवाद, क्योंकि खेल कूद नहीं, अभिनय नहीं, है ना, रोल अदा करने से नहीं, वाद विवाद अगर हो रहा है ना, दो व्यक्तियों के बीच में, तो वहाँ पे जो तर्क शक्ति का जो है विकास ज़्यादा मात्रा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 60 नंबर, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं, 60 नंबर में बताना है भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। भगदड़ कहाँ पे? जागरूकता से नहीं, कड़ाई होने से नहीं, अधिक सुविधाओं से नहीं, कुप्रबंधन जहाँ पे होगा वहाँ पर भगदड़ जैसी आपदाएं होंगी। अगला 61 नंबर देखें, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, शिक्षा प्रबंधन का मेन कार्य क्या होता है ये हमें बताना है। तो शिक्षा प्रबंधन का मतलब होता है नियोजन करना, क्या करना? नियोजन करना, ठीक है ना। अगला 62 नंबर, औपचारिक रूप में संगठित समूहों के व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, ये कथन किसका है ना? औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला का ही प्रबंधन है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है हरोल्ड कीनज का, अजीब अजीब से नाम है, याद करना ही पड़ेगा, हरोल्ड कीनज का है। अगला बिल्कुल नया क्वेश्चन है 62 नंबर, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसमें तो सब के सब सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर द सही होगा 63 में, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, सॉरी 64 नंबर, ठीक है ना। क्या दिया गया है?
प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसका ध्यान रखना चाहिए, हमको ये बताना है। बताइए किसका ध्यान रखना चाहिए इसमें। शाला गांव के बीचों बीच में हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो या गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो बताइए कहाँ होनी चाहिए, गांव के समीप हो और एक खुले मैदान में हो, अच्छे से वातावरण के में हो। अगला, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं 62 नंबर में। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं कौन है, तो अभी आपने पढ़ा था मानवीय प्रबंधन के जो घटक होते हैं शिक्षा है, बच्चे हैं और समुदाय, ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण इसमें से बताना है कौन है। तो बताइए क्या होना चाहिए समय सारणी का महत्वपूर्ण। कठोरता होगा, समयावधि होगा, लचीलापन होगा या फिर विषयों का चयन होगा। समय सारणी का बताओ क्या होना चाहिए 66 नंबर में। तो आप कहेंगे लचीलापन। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर इसमें देखा जाए ऑप्शन में तो क्या होगा, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार लगभग हमने 50% ऑब्जेक्टिव है ना, जो पेपर 2 है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसका कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। और इसमें आपने देखा कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हुए हैं और एग्जाम में 100% रिपीट होंगे ही होंगे। तो इसलिए आप क्लास को 2 से 3 बार आप देखना, केवल सुनना सही से, है ना। और उसके बाद जो है आपको ये आराम से याद हो जाएगा। अगले पार्ट में हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो पता है 50 नंबर का अगर पेपर है तो कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है ऑब्जेक्टिव का, जितने भी प्रश्न पत्र 50 नंबर के होते हैं उनमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई क्लास बेहतरीन तरीके से। यदि हमसे कहीं भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए है ना सॉरी है। बाकी आप बताना कमेंट करके, क्लास अगर पसंद आई हो तो कमेंट करना, लाइक भी करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है ना। और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, है ना, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट में बहुत जल्द। तो आप लगे रहें क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो वीडियो देखने के लिए एक बार आपका पुनः धन्यवाद।